हेलो दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड क्या होगी? जैसे हमारे चारों तरफ हम देखते हैं ह्यूमंस है, प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, फंगी है। जो ये सब चीजें हैं ये लिविंग थिंग्स है। बट कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी है। जैसे टेबल, चेयर, स्टोन हो गया, एयर हो गया, हमारा वाटर हो गया। तो ये सब चीजें जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो बायोलॉजी में सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग थिंग से कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसी को समझने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं द लिविंग वर्ल्ड। तो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर्स यहाँ नीचे लिखता हूँ। ग्रोथ है हमारा फर्स्ट। सेकंड है हमारा रिप्रोडक्शन। थर्ड है हमारा मेटाबॉलिज्म। और फोर्थ है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा है हमारा कॉन्शियसनेस, जिसे हम रिस्पॉन्स टू स्टिमुली भी बोलते हैं। तो क्या हम इन कैरेक्टर्स को देखकर लिविंग बोल देंगे? ऐसा नहीं ना है। तो इसी के लिए हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज लिविंग। तो इसका सिंपल मीनिंग है जो ऑर्गेनिज्म, लाइफ के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स शो करते हैं। जैसे हमारा ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया। ये सब कैरेक्टर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्या हम इन्हें देखकर पूरी तरह से लिविंग बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? इसी को अच्छे से पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ मीन्स परमानेंट इंक्रीज इन साइज, मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। या इंक्रीज इन साइज प्लस इंक्रीज इन मास प्लस इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं। क्या केवल बढ़ना ही ग्रोथ हो जाएगा? नहीं ना, इसमें नॉन लिविंग चीज भी बढ़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि नॉन लिविंग चीजें कैसे बढ़ती हैं। तो उसका ग्रोथ, इसमें हम माउंटेन को देखें तो ये भी बढ़ता है। जैसे हमारा माउंटेन होगा, इस पे और सॉइल अगर इकट्ठा होते गया तो ये बढ़ते जाता है। ग्रो होगा, ग्रो होगा। अगर हम स्नो बॉल को देख लें, इस पे हम अगर और बर्फ चढ़ाते गए, बर्फ का लेयर लगाते हैं तो ये भी ग्रो होगा। अगर वही हम सैंड हिल्स को देखें, जो रेतीले जगह पर पहाड़ियाँ नहीं होती है, तो ये इस पे भी अगर इकट्ठे होते गए सैंड तो ये भी ग्रो करेगा। तो क्या ये हम इन सब चीजों को देखकर लिविंग की प्रॉपर डिफिनेशन बोल सकते हैं कि ग्रोथ लिविंग की प्रॉपर डिफिनेशन है या कैरेक्टर है? तो नहीं हो सकता। इसीलिए एनसीईआरटी इसको बोलता है कि ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही इस टॉपिक का मेन पॉइंट है। तो इस कैरेक्टर से तो हम लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम अपना अगला कैरेक्टर पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस सिमिलर टू पेरेंट्स। मीन्स अपने जैसा एक नया प्रोड्यूस करना। जैसे मैन हो गया, मैन से बेबी पैदा होता है, उसी तरह काउ से कॉल्फ, मैंगो प्लांट से नया मैंगो प्लांट बनता है, बैक्टीरिया से नया बैक्टीरिया बनता है। तो इसी को देखेंगे कि क्या रिप्रोडक्शन हो को हम लिविंग की प्रॉपर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर होगा नहीं।
क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी लिविंग हैं जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जै- जैसे म्यूल हो गया, वही खच्चर, ये जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और हमारा सर्टाइल वर्कर बीज भी हो गई, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, जो मधुमक्खियाँ छत्ते में रहती है। ठीक इसी तरह इनफर्टाइल कपल हो गया, जिनके बच्चे नहीं होते, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या ये नॉन लिविंग चीजें है? नहीं ना, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। हमारा अगला हो गया, इसी में हम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं। जैसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हो गया हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक केवल एक पेरेंट होता है। जैसे इसमें हमारा एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, अमीबा, यीस्ट एंड फंगी। ये सब जो है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। और सेकंड जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हो गया, मैंगो प्लांट हो गया, ये सब चीजें। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके बारे में एनसीईआरटी में दिया गया। जैसे फंगी जो हो गया वो सेक्सुअल स्पोर के द्वारा करता है। जैसे स्पोर्स होता है ना, हवा में ऊपर जाके गीली जगहों पर, नमी वाली जगहों पर जाकर बैठता है ना, तो वहाँ फंगस हो जाता है। जैसे हमारा ब्रेड पर जाकर बैठ जाता है, और भी खाने की चीजों पर बैठ जाता है, तो वही फंगस होता है। जैसे हमारा ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये बर्डिंग के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए पहले ये ऐसा था, एक ईस्ट था, उसके बाद इसमें बर्डिंग के द्वारा ऐसे ऐसे एक और पार्ट निकलने लगा। फिर यही पार्ट थोड़ा और बड़ा हो गया, ऐसे हो गया। फिर इसी से और बहुत सारे होने लगा, मतलब इससे बर्ड निकल गया। यहाँ पर बर्ड निकलना बोलेंगे। ये जो हो गया ना, इससे ये बर्ड निकल गया, ये अलग से बर्ड इसमें निकल के जाता है। ये फिर ये बाद में टूट के अलग पूरा हो जाता है। तो ये बर्डिंग रिप्रोडक्शन हो गया। इसमें हमारा ये प्लेनेरिया हो गया, फ्लैट वार्म हो गया, रिजनरेशन के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। जैसे ये हो गया ना, इसे लंबा हो गया ना हमारा फ्लैट, इसको अगर बीच से हम तोड़ देते हैं तो फिर से ये दोबारा ऐसे ऐसे बन जाता है। अगर प्लेनेरिया को देखें तो इस तरह का ये प्लेनेरिया का होता है फिगर। ये मीठे पानी में अधिकतर पाया जाता है। तो इसको हम काट देंगे ना, अगर इसको हम तीन टुकड़ा भी कर देंगे ना, तो ये अलग अलग टुकड़ा अपना प्रॉपर फिर से प्लेनेरिया अच्छा तरीके से बन जाता है। और अगर इन्हीं सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो ये ग्रोथ होकर रिप्रोडक्शन करते हैं। पहले ये जो इनका एक सेल का, तो ये केवल होते ही हैं। ये पहले इनका सेल बड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होकर बाद में एक सेल से ऐसे इस तरीके से बड़ा होता है। फिर ये और बड़ा होगा, बाद में ये बड़ा हो गए और दो छोटे छोटे सेल में टूट जाते हैं। तो ये हो गया यूनिसेल्युलर रिप्रोडक्शन। वही हमारा थर्ड कैरेक्टर हो गया मेटाबॉलिज्म। इसका डिफिनेशन है सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस occurring inside a living cell या बॉडी। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो डाइजेशन हो गया, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, तभी हमें एनर्जी मिलती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना टूटता है, टूट के ग्लूकोज ग्लूकोज से एनर्जी बनता है। ठीक उसी तरह रिस्पिरेशन हो गया, सांस हम हवा लेते हैं, खाना से मिलके फिर हमारा एनर्जी बनाता है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनना, सेल का रिस्पिरेशन होना, ये सब चीजें मेटाबॉलिज्म में आती है। तो मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। इसीलिए ये मान लीजिए, अगर मेटाबॉलिज्म जो होगा वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगा क्या? कार का भी मेटाबॉलिक रिएक्शन कर सकता है, उसमें खाना डालते हैं, वो तो डीजल पेट्रोल डालते हैं, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रहा है। हम और भी चीजें ले लें, नॉन लिविंग चीजों को देख लें। जैसे स्मार्टफोन हो गया, वो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं करेगा, केवल लिविंग चीजों में ही हो सकता है विदाउट एक्सेप्शन। इसीलिए ये लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है। ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन को देखें तो इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। आगे देखते हैं। आगे है कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट और प्लस रिस्पॉन्ड टू इट। इसी को हम देखें तो स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्ड। जैसे हम किसी चीज को अचानक नहीं छूते हैं, जैसे गर्म चीजों को छूते हैं तो अचानक हाथ हट जाता है। तो ये सब चीजें केवल लिविंग चीजें ही कर सकती है। अचानक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में।
वही मिर्ची खाते हैं तो अपने आप पानी पीना पड़ता है। तो वही सब जो है ये सब कॉन्स्टिट्यूशंस में आता है। इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशंस को बोलेंगे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि ये नॉन लिविंग चीजें में नहीं होती है। वहीं अगर इसी में एक एक्सेप्शन भी देता है, सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशंस। ये केवल ह्यूमंस में होता है। ये अदर जानवर में नहीं होता। जैसे ह्यूमंस अपने बारे में सोच सकता है कि मैं क्या हूँ, क्या भी कर रहा हूँ, ये सब के बारे में। लेकिन जो अदर जानवर है वो नहीं ये सब चीजें सोच सकता है। तो इसीलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस जो हो गया, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग की पूरी तरह से। इट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी में हम पीछे की बात करें अगर मेटाबॉलिज्म को, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो साइंटिफिक टेस्टिंग में भी रह के रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन वो बाहर होता है, उससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जुड़ा नहीं होता है। अगर हम वही और एक चीज मेटाबॉलिज्म में और एक चीज मेटाबॉलिज्म में रह गया और एक चीज मेटाबॉलिज्म में रह गया। जैसे टेस्टिंग में रिएक्शन साइंटिस्ट करवाते, सपोज कीजिए साइंटिस्ट ने बॉडी से एक एंजाइम निकाला और उसे टेस्टिंग में रिएक्शन कर रहा है, जिसे हम इन विट्रो बोलेंगे। इनमें रिएक्शन तो हो रही है लेकिन टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं ना है। मतलब सिर्फ मेटाबॉलिक रिएक्शन होने से कोई चीज लिविंग नहीं बन जाती। लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने के लिए सेल का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, जिसे हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वहीं इसमें हम अगर और एक एक्सेप्शन देखें, जैसे कोमा पेशेंट को देखें, तो उसमें बताना और मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कुछ पेशेंट इस स्टेज से बाहर आ भी जाते हैं पर कुछ नहीं आते। इसलिए एनसीईआरटी इसको एक्सेप्शन की तरह देखता है कि कोमा पेशेंट को क्या हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। पूरी तरह से ये नहीं बताया है कि ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। एनसीईआरटी में केवल बताता है कि ये एक एग्जाम्पल की तरह लिया जाता है।